Hello, my Dora the Explorers. This side your Biowali ma'am, Amisha Saraswat, and I welcome you all on our YouTube channel MathJEX. तो बच्चों, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सारा चैप्टर 1 शॉट में समझाया था। सारे की कंसेप्ट्स बताए थे कि कहीं बोर्ड्स में तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन आए तो वो छूटने ना पाए। आज की क्लास में हम उसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट PYQs करने जा रहे हैं बोर्ड से रिलेटेड, जहां हमारा मेजर टारगेट होने वाला है बच्चों MCQs पे और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे, क्योंकि यही वाला पार्ट होता है जो बच्चों को डराता भी है और सबसे ज़्यादा मार्क्स फैचिंग वाला भी होता है। तो आज अपने इस डर को दूर भगाते हैं और इस चैप्टर के सारे PYQs को अच्छे से कवर अप करते हैं। तो मेरे डोरा द एक्सप्लोरर्स, क्या तुम तैयार हो इस चैप्टर के PYQs को एक्सप्लोर करने में? जो भी तुम्हारा मतलब स्कोर आए क्वेश्चंस को करते टाइम, तुम अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे बच्चे कितना पढ़ रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 में कुछ ऐसे MCQs हैं जो अगर तुमने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो तुमसे आसानी से हो जाएंगे। तो एक बार ट्राई करते हैं कि तुम्हें कितना आता है ये चैप्टर। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स डोरमेंसी इन सीड एंड बड? देखो बच्चों, पहली बात तो डोरमेंसी वर्ड जो है वो एक नेगेटिव टर्म है। डोरमेंसी एक नेगेटिव टर्म है। क्यों? क्योंकि डोरमेंसी मतलब सीड इनएक्टिव हो गया, और जब सीड एक्टिव होगा उसे बोलते हैं जर्मिनेशन। तो इसको कराने वाला हार्मोन इनहिबिटिंग कैटेगरी का होगा, एंड दैट हार्मोन इज योर एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स ऑफ प्लांट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक मतलब किसके लिए? ग्रेविटी के लिए। फोटोट्रॉपिक मतलब लाइट के लिए। तो हमारी जो रूट्स होती है वो नीचे जाती है, नीचे मतलब कि ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के लिए पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होंगे या फिर नेगेटिवली? तो मैम दे विल बी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट रूट टुवर्ड्स वाटर। पानी के लिए जो उनका रिस्पॉन्स होता है, पानी के लिए उसको बोला जाता है हाइड्रोट्रोपिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विथ पाथ ऑफ सन, यानी कि सन जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसी डायरेक्शन में सनफ्लावर की जो बैंडिंग हो जाती है, इसे क्या कहा जाता है? सो दिस इज कॉल्ड एज योर फोटोट्रोपिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स सेल डिविजन? तो प्यारे बच्चों, तुम्हें पता होगा कि सेल डिविजन को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। मैम हमें नहीं पता था, कोई बात नहीं, इस चैप्टर की 1 शॉट देख लो, मैंने वहां पे बताया है डिटेल में। तो साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन हो गया। तो साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करने वाला हार्मोन भी उससे मिलता जुलता नाम लेके बैठा है, एंड इट इज योर साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन का काम क्या है? सेल डिवीजन करना, ताकि प्लांट्स की जो एजिंग है वो डिले हो जाए। अगला क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स इज। क्या है मेन फंक्शन? यहाँ पे 4 फंक्शन दिए हुए हैं। एब्सिसिक एसिड का कोई एक फंक्शन होगा, लेकिन बाकी 3 फंक्शंस जिस हार्मोन के हमें वो भी पता होना चाहिए। तो जैसे पहला है टू प्रमोट सेल डिविजन, तो सेल डिविजन प्रमोट करना किसका काम है? साइटोकाइनिन का। नेक्स्ट है टू इनहिबिट ग्रोथ, ग्रोथ इनहिबिट करने का काम किसका है? इनहिबिटिंग हार्मोन विच इज योर एब्सिसिक एसिड, यानी कि ABA। टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम, स्टेम की ग्रोथ बच्चों 2 हार्मोन्स प्रमोट करते हैं, वन इज योर ऑक्सिन, अनदर वन इज योर जिबरेलिन। लास्ट ऑप्शन है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल, सेल की लेंथ को इंक्रीज करना यानी कि एलोंगेशन करना किसका काम है? ऑक्सिन। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना, फॉल ऑफ mature leaves and fruits from plants is triggered by which of the following substance? फ्रूट का या पत्तियों का प्लांट से गिरना एक नेगेटिव सेंस देता है, and that's why this function is controlled by a inhibiting hormone which is your abscisic acid। समझ में आई बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Any change in environment to which an organism respond, ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई भी चेंज हमारे आसपास हो रहा है, जैसे चाय गिर गई या फिर कोई किसी ने मारा या किसी ने कोई जोक क्रैक किया, तो ये सारी जो चीज़ें तुम रिसीव कर रहे हो और उनके खिलाफ रिस्पॉन्ड कर रहे हो,
इन चीजों को क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड एज स्टिमुलस। ठीक है। अ पार्ट ऑफ बॉडी विच रिस्पॉन्ड्स टू इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम नर्वस सिस्टम। देखो मैंने तुम्हें एक फ्लो चार्ट बनवाया था रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे। हमारा जो CNS होता है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू बताता है कि सेंसरी न्यूरॉन जो सिग्नल लाई है उसके अगेंस्ट तुम्हें क्या काम करना है। ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल किससे लाती है? रिसेप्टर से, जो रिसीव करेगा हमारे स्टिमुलस को। और मोटर न्यूरॉन सिग्नल किसको भेजती है? इफेक्टर को, जो इफेक्ट करेगा। अब इफेक्टर क्या क्या हो सकते हैं? इफेक्टर मसल्स हो सकती है, ऑर्गन्स हो सकते हैं, ग्लैंड्स हो सकती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड करने का जो सिग्नल देता है वो किसको देता है? इफेक्टर को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज। सेल बॉडी, वैसे तो न्यूरॉन लॉन्गेस्ट है ही सेल, लेकिन सेल बॉडी से कुछ छोटे एक्सटेंशंस निकलती हैं और एक लंबी एक्सटेंशन निकलती है। तो ये लंबी एक्सटेंशन का नाम पूछ रहा है एंड इस एक्सटेंशन को हम नाम देते हैं एक्सोन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नर्व्स ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम CNS टुवर्ड्स मसल्स। कौन सी न्यूरॉन है जो मसल्स को देती है सिग्नल CNS से? तो ये मसल इफेक्टर ऑर्गन है, इफेक्टर ऑर्गन तक जो सिग्नल लेके जाती है उसे क्या बोलते हैं हम? मोटर न्यूरॉन। सो इट इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोटर नर्व्स। वेरी गुड डोराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ माइक्रोस्कोपिक गैप between a pair of adjacent neurons over which impulse passes। एक न्यूरॉन ये, एक न्यूरॉन इसके नीचे, तो इनके बीच में जो माइक्रोस्कोपिक गैप है जहां से इंपल्स पास करता है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट साइनेप्स। क्लियर? अब यहाँ पर एक फ्लो चार्ट गिवन है, जो फ्लो चार्ट मैंने तुम्हें वन शॉट में बताया था। यहाँ पे तुम्हें बताना है कि कौन सा पार्ट मिसिंग है। ठीक है। स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन्स, ब्लैंक, मोटर न्यूरॉन्स, इफेक्टर, रिस्पॉन्स। यहाँ पे सबसे बड़ी हिंट गिवन है कि रिफ्लेक्स आर्क है एंड तुम्हें पता है रिफ्लेक्स आर्क में इनमें से कौन सा पार्ट यूज होता है? इनमें से यूज होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, है ना? तो यानी कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। अगला क्वेश्चन, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। हमारी बॉडी का पोस्चर बनाना, बैलेंस बनाना, मतलब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो मेरे जो गैस्चर्स है, मैं इन्वायरमेंट में 3D अरेंजमेंट में मेरा जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, ये सारी चीजें मेंटेन करने का काम होता है हमारे नन्हे सेरिब्रम का, विच इज योर सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन, ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। मैंने तुम्हें दो चीजें बताई थी ब्रीदिंग से रिलेटेड। अगर मैं नॉर्मल सांस ले रही हूँ, जो मैं भी ले रही हूँ, और एक मैं गहरी सांस ले रही हूँ, दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं नॉर्मल सांस ले रही हूँ तो उसे कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, अगर मैं डीप ब्रीदिंग कर रही हूँ तो उसे कंट्रोल करता है पोन्स फेरुलाई। सो यहाँ पे केवल ब्रीदिंग वर्ड मेंशन है, सो यू हैव टू करेक्ट यू हैव टू ऑप्ट द ऑप्शन नंबर मेडुला ऑब्लोंगेटा। वैसे भी इसमें कंफ्यूजन के लिए पोन्स फेरुलाई गिवन भी नहीं है, तो कहीं भी ब्रीदिंग वर्ड आ जाए नॉर्मली, सो यू हैव टू ट्रीट इट एज एन इनवॉलंटरी एक्शन बीइंग कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। Which part of nervous system controls reflex activities of the brain? हमारी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला कौन सा पार्ट है? रिफ्लेक्स एक्टिविटीज क्या होती है बच्चों? अचानक से होने वाले इनवॉलंटरी एक्शंस जिसके अगेंस्ट तुम्हें अचानक से रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। अब ये कौन संभालता है? स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following acts as both endocrine and exocrine glands? दोनों की तरह काम करने वाली ग्लैंड्स को हम नाम देते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, या फिर इनका दूसरा नाम होता है मिक्स्ड ग्लैंड्स। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स में मैंने तुम्हें 3 एग्जांपल्स बताए थे। वन इज पेनक्रियास, उसके बाद मेल्स में मिलने वाले टेस्टिस एंड फीमेल्स में मिलने वाली ओवरी। ये तीनों ही ऑर्गन्स एक्सोक्राइन पार्ट भी लेके रखते हैं और एंडोक्राइन पार्ट भी। तो यहाँ पर इन तीनों में से जो ऑप्शन गिवन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पेनक्रियास। क्लियर? अगला क्वेश्चन बोल रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान देना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट तुम्हें बतानी है।
थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरोक्सिन। हमेशा हमें आयोडीनेटेड सॉल्ट खाना चाहिए क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये बात तो सही है। थायरोक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज थायराइड हार्मोन। ये तो मतलब वो बात होगी कि तुम्हारी मम्मी कहलाती हैं, तो थायराइड तो थायरोक्सिन हार्मोन है ही। थर्ड है, इट रेगुलेट्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है रिएक्शंस, तो फैट, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन सब से जुड़ी हुई जो भी केमिकल रिएक्शंस है उसको कंट्रोल करने का काम करता है थायराइड हार्मोन। बिल्कुल सही है। एंड लास्ट बोल रहा है आयरन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन को बनाने के लिए आयरन का कोई रोल नहीं है। रॉन्ग। आयरन का प्रोडक्शन, आयरन का फॉर्मेशन तो रिक्वायरमेंट होता है आरबीसीज के फॉर्मेशन के लिए। So that's why option number 4 is the wrong answer. Which gland secretes the growth hormone? Growth hormone बनाने वाले gland का नाम pituitary gland. It is your pituitary gland. ठीक है, अगला क्वेश्चन, the secretion of which hormones leads to physical change in the body when you are 10 to 12 years of age? 10 to 12 years of age is called as puberty. अब puberty में हमारी बॉडी में जो भी बदलाव आ रहे हैं that is because of sex hormones. अगर मेल्स की बात करूं तो मेल्स में टेस्टिस में से निकलता है टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल्स में ओवरीज से निकलते हैं ईस्ट्रोजन, है ना। तो ये दोनों हार्मोन्स मिलके दोनों की बॉडीज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन कराते हैं। अब तुम्हें इनमें से चूज करना है सही आंसर। तो ओ ईस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, ये तो वैसे कोई सेंस नहीं बना रहा। ईस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम पिट्यूटरी, ये तो सबसे ज्यादा गलत है एक तरीके से। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड ईस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन के नाम अलोंग विथ देयर सोर्स सही दिए गए। फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, A diabetic patient suffers from the deficiency of which hormone? Diabetic patients किस हार्मोन की deficiency से सफर करते हैं? तुमने देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट्स है वो ज्यादातर इंजेक्शन लगाते हैं हार्मोन के। डायबिटीज के केस में हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाता है हाई। ठीक है, तो इस हाई ग्लूकोज लेवल का रीजन क्या है? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन होता है जो ब्लड में से ग्लूकोज को उठा के उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, यानी कि एनिमल्स का रिजर्व्ड फूड। ग्लूकोज अगर एक मोती है तो ग्लाइकोजन मोतियों की माला है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास कोई फ्री ग्लूकोज नहीं बचता। लेकिन डायबिटीज के केस में हमारी बॉडी में इस हार्मोन की हो जाती है डेफिशिएंसी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है इन केस ऑफ डायबिटीज। क्लियर? अगला क्वेश्चन, Which of the following endocrine gland does not exist in pair? कौन सी ग्लैंड है जिसका नंबर है 1? Is it your testis, adrenal, pituitary और ovary? तो टेस्टिस का नंबर कितना होता है? 2, एड्रिनल दोनों किडनी के ऊपर 2, पिट्यूटरी 1 एंड ओवरी 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे पास एक नॉलेज टेस्ट है, पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज। यहाँ पर तुम्हारे सामने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस आएंगे जिनके कोई भी तुम्हारे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे, तो तुम्हें उसका करेक्ट ऑप्शन बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं तुम्हारे पास कुछ 30 सेकंड का टाइम देती हूँ उन्हें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तैयार हो? डोरा द एक्सप्लोरर्स, लेट एक्सप्लोर योर नॉलेज डेप्थ। तो ये तुम्हारे सामने क्वेश्चंस हैं और ये है तुम्हारे सामने टाइमर। चलो तुम भी क्या याद रखोगे, मैं 60 सेकंड्स का टाइमर दे रही हूँ, सारे क्वेश्चंस के आंसर बताओ। क्या आएगा इनका आंसर? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अगर तुमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो तुम्हारे आंसर आराम से आ जाएंगे। टेक योर टाइम एंड टेल द आंसर। ट्वेंटी 5 सेकेंड्स हो चुके हैं, हाफ टाइम जा चुका। 6 क्वेश्चंस 60 seconds, which is more than enough. कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर लिखना जैसे इसको देखो।
लास्ट 10 seconds. 4 5 6 7 8 9 10. चलो, हो गया तुम्हारा टाइम, हो गया तुम्हारा आंसर. अब चेक करो कि तुमने आंसर जो बोले थे वो सही है या गलत. पहला क्वेश्चन बोल रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शंस ऑफ डैश एंड डैश सिस्टम इन आवर बॉडी. ये मैं तुम्हें बहुत बार बताया है कि एक तो हमारा गिवन है नर्वस सिस्टम, और जो दूसरा सिस्टम है उसका नाम क्या है, एंडोक्राइन या फिर हार्मोनल सिस्टम. ठीक है. नर्वस सिस्टम यूज डैश इंपल्स टू ट्रांसमिट मैसेजेस. मैसेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए नर्व्स जो होती है वो किस टाइप का इंपल्स, किस टाइप का सिग्नल ट्रांसमिशन यूज करती है, इलेक्ट्रिकल. बोला था ना बिजली के तारों की तरह इंसुलेशन चाहिए होता है, तो वही चीज है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बच्चों दो चीजें आती है, एक है हमारा ब्रेन और दूसरा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड. लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, ब्रेन का सबसे ज्यादा बड़ा पोर्शन क्या होता है, सेरिब्रम. एकदम अखरोट जैसा लगता है. डेफिशिएंसी ऑफ डैश हार्मोन इन चाइल्डहुड लीड्स टू ड्वार्फिज्म. बड़े बच्चे पैदा होते हैं ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से, और अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है तो क्या बीमारी हो जाती है बताओ, गाइगेंटिज्म या फिर एक्रोमेगाली. ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स इज द रिजल्ट ऑफ डैश मूवमेंट. ओव्यूल्स की तरफ जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है वो किस टाइप का मूवमेंट होता है, इट इज योर कीमोट्रोपिक, यानी कि टुवर्ड्स केमिकल. सो इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में तुम बच्चों के 6 में से कितने मार्क्स आए हैं, अपने अपने मार्क्स ड्रॉप करके जाना. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं अगला पार्ट की तरफ, विच इज हॉट, यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस. अब यहाँ पर तुम्हारे सिंपल कुछ एमसीक्यूज होंगे बट उनका थोड़ा सा लेवल या थोड़ी सी लैंग्वेज ट्विस्टेड होगी, तो एक बार डिकोड करते हैं और देखते हैं कितने अच्छे से हम इसको भी कर पाते हैं. आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, सपना suffers from a condition due to which her average blood sugar level is 174 milligram per deciliter. सपना की ब्लड शुगर लेवल इतनी हो चुकी है. द एवरेज ब्लड शुगर लेवल, एवरेज जो ब्लड शुगर लेवल होती है वो कितनी होती है, 140 मिलीग्राम से कम. तो 140 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए बट उसकी कितनी जा चुकी है, 174. इसका मतलब सपना इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, डायबिटीज से सफर कर रही है. तो क्या है कंडीशन, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन. यस, इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और ग्लूकोज को ही हम बोलते हैं ब्लड शुगर. तो ग्लूकोज जब लेवल बढ़ जाएगा तो हो जाएगी डायबिटीज. तो 140 से कम ना होने के बदले 140 से ज्यादा होगा. अगला क्वेश्चन, ऑक्सिन is a plant hormone that promotes cell elongation. हाँ हमें पता है elongation कराता है and is produced in apical meristem, यानी कि अगर ये stem है तो इसके apical यानी कि टिप वाले पोर्शन पे ऑक्सिन बनता है और elongation कराता है. It inhibits the growth of lateral buds which are present at nodes. तो जैसे ये stem है, ये इसकी nodes हैं, तो node से निकलने वाली जो lateral buds हैं इनकी ग्रोथ को क्या कराता है, ये प्रिवेंट. As long as sufficient oxygen is produced by apical meristem, lateral buds remain dormant. जब तक यहाँ पर ऑक्सीजन बनेगा तब तक यहाँ से lateral buds की ग्रोथ नहीं होगी. So a gardener wants the plants in hedge that is growing to become bushier with more branches. What should he do? एक गार्डनर चाहता है कि जो भी वो प्लांट्स लगा रहा है, हैच मेकिंग कर रहा है, वो बुशियर अपीयरेंस में हो, यानी कि बहुत सारी लेटरल ब्रांचेस निकले. तो इन चार ऑप्शंस में से वो क्या चीज कर सकता है. ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है स्प्रे वाटर ऑन द टिप ऑफ स्टेम टू इंक्रीज द ग्रोथ. पानी डालने से तो कुछ भी नहीं होने वाला. डिग अराउंड द प्लांट रूट्स एंड अप्लाई मोर मैन्योर, मतलब गड्ढा खोद के और मैन्योर डालो. ट्रिम द हेज बाय कटिंग ऑफ द टिप्स ऑफ द स्टेम, मतलब ये वो वाली बात होगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी. जिस टिप से ऑक्सीजन बन रहा है उस टिप को ही हटा दो. जब वो टिप हट जाएगी तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो लेटरल ग्रोथ के ऊपर फन फैला के कौन बैठा होगा, तो लेटरल बड्स की क्या हो जाएगी, ग्रोथ. दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. समझ में आया. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. शोन इन द फिगर बिलो, ये फिगर इज अ प्लांट
इन विच ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड एट पार्ट एक्स। ये जो पार्ट एक्स है यहाँ पर ऑक्सिन बन रहा है, ठीक है, बन गया। आगे क्या लिखा है, आगे बोल रहा है गीता took the potted plant and cut off the part x। उसने इस पार्ट एक्स को ही ट्रिम कर दिया, उसने इस पार्ट एक्स को ट्रिम कर दिया। She then took the plant and kept it near a window with sunlight, observed it after 7 days। ये विंडो से सनलाइट आ रही है, इस प्लांट पे गिर रही है, लेकिन अब इस प्लांट की टिप नहीं बची, टिप नहीं है, तो क्या होगा? Which of the following is she going to observe? पार्ट y, ये जो पूरा पार्ट है ये y है, पार्ट y grow and bend towards the window, ये बेंड करेगा towards the window। पार्ट z started growing upward, मतलब जो रूट्स वाला पोर्शन है वो ऊपर निकलने लग जाएगा, वो तो चाहे कुछ भी हो जाए नहीं निकलेगा, है ना, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। पार्ट y did not grow at all, पार्ट y बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा, या पार्ट y grew upwards, पार्ट y ऊपर जाएगा। तो देखो सीधी सी बात है, मैंने तुम्हें बता रखा है कि हमारी जो टिप्स होती है, टिप्स पे बनता है ऑक्सिन। ऑक्सिन जहां जाएगा वहां के सेल का क्या कराएगा? सेल इलोंगेशन, है ना। और जब भी कभी लाइट आती है तो ऑक्सिन क्या करता है? उस वाले जोन में चला जाता है जहाँ पे लाइट नहीं गिर रही, और सेल का इलोंगेशन करके क्या करा देता है? ऐसे बैंडिंग। अब जब ऑक्सिन ही नहीं है, टिप ही नहीं है, तो ना तो एपिकल ग्रोथ होगी, ना ही तुम्हारा बैंडिंग होगी, फोटोट्रॉपिज्म भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। पार्ट वाई डिड नॉट ग्रो एट ऑल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब तुम्हारे आ चुके हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे बच्चों को बहुत डर लगता है, एकदम डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी होती है चीजें। एक बार कुछ क्वेश्चंस को करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, द फिगर शोज द मूवमेंट ऑफ अ स्टेम, एक्स इज अ पार्ट ऑफ स्टेम। ये एक्स स्टेम का पार्ट है। द मूवमेंट ऑफ प्लांट हार्मोन ऑक्सिन इन सेल रेगुलेट्स सेल इलोंगेशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये हमें पता है, ऑक्सिन आके क्या कराता है? ग्रोथ कराता है प्लांट की पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एंड और क्या कराता है? सेल इलोंगेशन कराता है। तो अब यहाँ इस डायग्राम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको तुम्हें सॉल्व करना होगा। सबसे पहला है ये वाला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? What would the size of cell and distribution of auxin at part X of the stem look like? पहले एक बार यहाँ से दोबारा चलते हैं। तुम्हें याद हो वन शॉट में मैंने तुम्हें फोटोट्रॉपिज्म बताया था, और ये चीज बताई थी कि जिस डायरेक्शन में लाइट आएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले सेल्स का एलोंगेशन कराता है ऑक्सिन जाके। अब यहाँ पर इस एक्स पार्ट में बेंडिंग दो टाइप से दिख सकती थी, या तो ये बेंडिंग ऐसे होती या बेंडिंग ऐसे है। अगर बेंडिंग ऐसी है इसका मतलब यहाँ के सेल्स इलोंगेटेड है, और बेंडिंग ऐसी है तो मतलब यहाँ के सेल्स इलोंगेटेड हैं, और इलोंगेटेड वाले रीजन में ही क्या होगा? ऑक्सिन। क्यों? क्योंकि हमारा ऑक्सिन क्या कराता है? सेल्स का इलोंगेशन। इतना कंसेप्ट क्लियर है? अगर क्लियर है तो तुमसे अब ये हो जाएगा, बताओ क्या सही ऑप्शन है? ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जहां सेल है वही ऑक्सिन है, तभी जाके वहां के सेल्स का क्या हो जाएगा? इलोंगेशन। सो बी इमेज इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन द मूवमेंट ऑफ स्टेम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन बी डिस्क्राइब्ड? अभी पीछे वाले डायग्राम में जो स्टेम का मूवमेंट हो रहा है उसको तुम इसमें से क्या डिस्क्राइब करोगे? अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है ऊपर। अवे फ्रॉम टच, टच का तो हमने कुछ दिया ही नहीं, टच तो उसे किया ही नहीं है। अवे फ्रॉम केमिकल्स, केमिकल्स का कोई सेंसेशन नहीं दिया। टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ वाटर, पानी भी नहीं दिया हुआ है, लाइट की बात चल रही है, तो यहाँ पे अगेंस्ट द ग्रेविटी जाती है क्योंकि शूट्स आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। अगला क्वेश्चन फिर से एक डायग्राम है, एक बार इस डायग्राम को पढ़ते हैं। द फिगर शोज ए रिफ्लेक्स एक्शन। पढ़ो क्या बोल रहा है यहाँ पर? ये बोल रहा है ए फिगर शोज अ रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू हीट। तो हीट के रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक रिफ्लेक्स आर्क बनी है, ऐसे गिवन है। तुम्हें बताना है पाथवे। सबसे पहले एक रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर से सिग्नल जाएगा सेंसरी न्यूरॉन में, सेंसरी न्यूरॉन के बाद स्पाइनल कॉर्ड में यानी कि एक्स, जिसके अंदर विले न्यूरॉन होगी, उसके बाद मोटर न्यूरॉन और फिर इफेक्टर।
तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे रिसेप्टर से इफेक्टर का पूरा पाथवे गिवन है। क्लियर? व्हाट इज लेबल्ड एज एक्स इन द फिगर? इस फिगर में एक्स क्या है? तो इस फिगर में मैंने अभी एक्स बताया था। एक्स क्या है हमारा? स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि रिफ्लेक्स आर्क का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट स्पाइनल कॉर्ड ही होती है। अगला क्वेश्चन एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर डार्क लाइन बॉयज की है, लाइट पेंट जो है वो गर्ल्स का है, हाइट का पूरा ग्राफ दिया हुआ है। हम हर पॉइंट्स पे अगर देखें, ये खुद से चलने लग जाता है। रुको मैं इसको अलग उससे करती हूँ, चलेगा ही नहीं। ये देन ये देन ये देन ये एंड देन ये, ठीक है। ये 5 अलग अलग उम्र पे हाइट बताई गई है। अब तुम जरा हाइट कंपेयर करो बॉयज और गर्ल्स की। यहाँ पे बॉयज ज्यादा है, यहाँ पे बॉयज ज्यादा है, यहाँ पे बॉयज कम है, यहाँ बॉयज ज्यादा है, बॉयज ज्यादा है, हर जगह बॉयज ज्यादा है एक्सेप्ट एट द एज 12। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे कैलकुलेशन निकाल ली। अब देखते हैं कि ग्राफ से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। What does the graph indicates? The average height of boys is always greater than that of the girls. Boys की height average greater है. The average height of girls is greater than that of the boys in adulthood. Average height of girls during puberty is greater than that of boys. Average height of girls and boys are the same between 4 and 20 years. पहली बात तो मोस्टली यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि बॉयज की एवरेज हाइट ज्यादा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 बोल भी रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है ऑलवेज। ऑलवेज नहीं होगा, क्योंकि 12 इयर्स की एज में जो बॉयज की हाइट है वो गर्ल्स के कंपैरिजन में कम है। एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स इज ग्रेटर एडल्टहुड में। एडल्टहुड में यानी कि हम चले जाएं कहाँ पर, यहाँ 12 से बाद 16 और 20 की उम्र में, तो यहाँ पे बॉयज की हाइट ज्यादा है। फिर बोल रहा है एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज ग्रेटर। तो प्यूबर्टी यानी कि 12 साल में आती है ना प्यूबर्टी, तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि गर्ल्स की हाइट ज्यादा है एज कम्पेयर टू बॉयज। इसी वजह से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो इस तरीके से तुम्हें सिंपल लगने वाले क्वेश्चन भी थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं अगर तुमने ध्यान से उनको फोकस नहीं किया तो। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब तुम्हें यहाँ पे टिक मार्क करना है येस और नो। स्टेटमेंट है हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम्स। हॉर्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में डाल दिए जाते हैं, बिल्कुल डाले जाते हैं, क्योंकि हॉर्मोन्स रिलीज कहाँ से होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से। सो दिस इज योर यस। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यूजेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यूज नहीं करते, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यूज करने का काम होता है नर्वस सिस्टम का। सो दिस इज नो। सेक्स हॉर्मोन्स रेगुलेट्स चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से एसोसिएटेड चेंजेस को सेक्स हॉर्मोन्स ही रेगुलेट करता है, बिल्कुल सही बात है। द सेरिबेलम, ये अगला क्वेश्चन है, द सेरिबेलम इन द ब्रेन कंट्रोल वॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी, व्हिच ऑफ द एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। सेरिबेलम अगर वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, नो डाउट हमें पता है इनवॉलंटरी करता है, बट क्वेश्चन में गिवन है, आ गया तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, जैसे क्वेश्चन गिवन है वैसे ही क्वेश्चन करो। तो कौन सा काम सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है, यानी कि इस लिस्ट में से तुम्हें वॉलंटरी एक्शन को टिक करना है। तो बीटिंग ऑफ हार्ट, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, वाटरिंग ऑफ माउथ या फिर जंपिंग फ्रॉम अ हाइट, इसमें से कौन सा है जो वॉलंटरी है। हार्ट का धड़कना तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, तुम्हारे हाथों में नहीं है। आंखों का ब्लिंक करना भी तुम्हारे हाथों में नहीं है अगर नॉर्मल सिचुएशंस चल रही हैं तो। पानी, मुंह में पानी आ जाना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कूदना फ्रॉम अ हाइट is definitely in your hands. So option number D is the right answer because it is an voluntary action. It is a voluntary action. Next question. Which of these health conditions is caused by hormonal imbalance in the body? इसमें से कौन सी कंडीशन है जो हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से होती है? Is it scurvy, typhoid, diabetes, common cold? स्कर्वी विटामिन की डिफिशियंसी से होती है, टाइफाइड बैक्टीरियल डिसीज है, डायबिटीज अभी अभी हमने पढ़ी थी किस वजह से होती है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से, और लास्ट है कॉमन कोल्ड, खांसी जुकाम वही वाली चीज है, ये होती है वायरल डिसीज से। सो दिस वाज ऑल फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन PYQs।
आप बच्चों ने अगर वन शॉट वाला पूरा वीडियो देख लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, एनसीईआरटी रीड कर ली, तो यहाँ पे कैसे भी क्वेश्चन घुमा घुमा के आ जाए आप लोग अच्छे से कर लोगे। तो योर बायो वाली मैम विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बच्चों कोई भी डाउट्स आए तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हो, जो भी आपका स्कोर आ रहा है उस स्कोर को भी मेंशन कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम करेंगे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के वन शॉट और फिर उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो बिल्कुल देखना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।